मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मेरे सास-ससुर, मेरे पति और एक छोटे देवर और एक ननद रहते थे। मेरा देवर सोनू हर रोज़ एक नई फ़िल्म लेकर आता था, जिसे मेरी ननद साक्षी वह अकेले बैठकर देखते। एक दिन मैंने देखने की जिद की तो सोनू ने कहा, "यह तुम्हारे देखने वाली फ़िल्म नहीं है।" मैं हैरान थी क्योंकि वह दरवाजे को कुंडी लगाकर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी क्योंकि मेरे पति सुबह ड्यूटी से आते थे और जब तक मैं कमरे में अकेली ही होती थी। मेरा देवर और ननद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। पता नहीं सोनू दिन भर क्या करता था, पर जब भी रात को घर आता कोई न कोई फ़िल्म की सीडी ज़रूर लाता था और फिर साक्षी और सोनू दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था, जो अपने देवर के कमरे में ही था। मुझे उनकी यह हरकत बहुत अजीब लगती थी। ऐसी कौन सी फ़िल्म है जो बंद कमरे में सबसे छुपकर देखी जाती थी? मैं सोचकर रह जाती थी। मैं कभी-कभी सोचती कि इसके बारे में अपने पति को बात करूं, फिर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि कहीं मेरे पति यह ना समझे कि उनके भाई-बहन से जल रही हूँ। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह ही बदनाम हो जाती है। एक दिन मेरी आँख खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुँह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी से सबके लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और थाली में रखे अपने कमरे में ले आए। तब मेरे पति ने मुँह हाथ धोकर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मैंने कमरे में आते हुए कहा, "आ जाइए, नाश्ता कर लें।" मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से थाली लेते हुए धन्यवाद कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, "क्या हुआ? हाथ पर कैसे चोट है?" मैं हैरान हो गई और बोली, "कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया और मैं बताना भूल गई थी। रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से हाथ का छाला बन गया।" मेरे पति ने कहा, "ध्यान से काम किया करो।" मैं भी मुस्कुराते हुए ड्रामा वाले अंदाज से कहा, "जैसे आपकी आज्ञा पतिदेव।" मेरे पति ने कहा, "साक्षी से कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे।" मैं सोचते हुए कुछ चुप हो गई। मैंने तब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, "क्या हुआ?" मैं बोली, "आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है। फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठ जाते हैं। वह मुझसे बात तक नहीं करती है तो काम का कैसे कहूँ?" मेरे दिल में आई कोई बात मैंने फ़ौरन पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, "चलो मैं खुद कह दूंगा।" मेरे अपने पति से कहा, "अच्छा, अब तुम नाश्ता करो और आराम कर लीजिए," क्योंकि मैं जानती थी वह बहुत थके हुए होंगे। मेरे पति ने कहा, "तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है।" फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैं कमरे की लाइट बंद की और बर्तन समेटकर किचन में आ गई और मैं अपने कामों में लग गई। मैं अभी हल्का झाड़ू पोछा करके थकी ही हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल के सोफे में बैठी ही थी कि मेरी ननद साक्षी आ गई। "भाभी, नाश्ता बना दो," उसने तेज अंदाज से कहा। मेरी ननद साक्षी की बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वह मालकिन। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं कहती किससे? अगर मैं अपनी सास से कहती तो वो कहती कि मेरी बेटी से बहस कर रही है, लेकिन मैं घर का माहौल खराब न हो इसलिए चुप रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी ननद साक्षी के सामने रख दिया। जब तक मेरा देवर सोनू भी उठ गया, मैंने उसे भी नाश्ता बना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर सोनू के सामने बहुत कम जाया करती थी क्योंकि मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू भर गए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, "क्या हुआ?" मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया। वो किचन में काम कर रही थी तो जली पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, "अरे, तुम रहने देती, साक्षी कर देती। इतना
अपना हाथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गए। हाँ, डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी थी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी थी। हॉस्पिटल से मैं घर आई तो घर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने पहले अपनी ननद साक्षी और देवर सोनू के दिए थे वैसे ही हॉल पे रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, यह बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो वह बर्तन ऐसे ही छोड़ के चली गई। मैं अभी उठा देती और बर्तन समेटकर सिंक में रखने जा ही रही थी। मेरे पति ने कहा, तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने को मना किया है वरना चोट नहीं भरेगी। और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी, साक्षी। 2-3 बार जोर जोर से आवाज़ लगाए। साक्षी हाथ में मोबाइल लेते हुए कुछ इस अंदाज में बोली, जी भाई। मेरे पति ने कहा, यह बर्तन समेट कर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख देना। साक्षी गुस्से से अपने भाई की तरफ देखी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना तो तुम ही धोकर रख सकती हो। इतनी बड़ी हो रही हो, अपनी भाभी का हाथ बटाया करो। वह दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे, ना ही बात करने में उनकी तमीज़ थी। जबकि मेरी ननद साक्षी और मेरे देवर सोनू की बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी सास ने उनको ज़रूर किसी से गोद लिया है या फिर मेरी ननद देवर को। मैं खुद सोचकर अपने में ही हंस देती थी। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई। मेरी ननद साक्षी किचन में थी क्योंकि मेरे पति ने मुझे काम करने को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वह किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मेरे दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मेरे देवर ने कहा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मेरा देवर आया और तो सीधा मेरी ननद के कमरे में चला गया। लेकिन जब उसे मेरी ननद साक्षी के कमरे में न पाया तो आवाज़ देने लगा। फिर मेरी ननद ने किचन से हाँ मैं जवाब दिया तो किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे। मैं हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे उनकी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे देवर सोनू का फ़ोन बजने लग गया और वह सीडी मेरी ननद को दे दिया और फ़ोन पर कान पे लगाते हुए घर से बाहर निकल गया। मेरी नंद साक्षी ने खाना पकाते हुए वह सीटी वहीं किचन में रख दी। मैं किचन से बाहर खड़ी टंकी से पानी भर रही थी। मेरी नज़र उन दोनों पर ही थी। मैं किचन में आ गई। मैं ननद साक्षी से बात करने लगी तो वह मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैं उसकी नज़रों से बचकर सीडी अपने पल्लू में छुपा ली। मैं किचन से बाहर निकलने लगी थी कि वह सीढ़ी मेरे पल्लू से फिसलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी ननद ने फ़ौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, यह सीढ़ी कहाँ से आई है? और वह सीढ़ी उठाई ताकि मेरी ननद को मुझ पर शक न हो। मैं उन पर और अपने देवर पर नज़र रख रही हूँ। मेरी ननद साक्षी बोली, यह मेरी है, मुझे दीजिए। और जल्दी से वह सीढ़ी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सबके लिए खाना खा लिया तो मेरी ननद साक्षी और देवर सोनू ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे के चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर का फ़ोन मिलाकर बातें करने लगी और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में व्यस्त हो गई। फिर काम पूरा करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मायके चली जाऊं ताकि तुम्हें आराम मिले और हाथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी तैयार हुई और बैग में
कुछ कपड़े रख दिए और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति का फ़ोन आया पड़ा था। थोड़ी देर उनसे बात की और बहुत थके हुए सो गए। मम्मी ने मुझे नाश्ता के लिए बुलाया। मैं नाश्ता के लिए हॉल में गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मेरी बहन मुझसे कहा, अरे दीदी बैठे रहो, यह काम तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूँगी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना जीजाजी क्या कहेंगे कि मेरी सास और साली ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली आई। मैं अभी वहीं वैसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, तब तक मालूम हुआ कि मेरी दोस्त पूजा थी, जो हमारे गांव में ही रहती है। उसे मैंने आने की खबर मिल गई थी। वह मुझसे मिलने आ गई। मेरे दोस्त ने मुझे गले मिलकर पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने उसे बैठने को कहा तो वह बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठी रही। मेरे दोस्त ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो भूल ही गई हो। मैंने कहा, बस यार, शादी के बाद इंसान घर की जिम्मेदारियों में बन जाता है। वह हंसते हुए बोले, दूल्हे राजा ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया? किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वह तो इसका हाथ जल गया था ना, इसलिए आराम करने के लिए आई है, वरना उसे अपनी मम्मी को कहाँ याद आती है थी। मैंने अपनी मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी, अब बस करें। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बात करो, और खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों पुरानी बातों को में मग्न हो गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है एक पूनम आंटी हमारे गांव में रहती थी। उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी कर ली। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरे दोस्त ने बताना शुरू किया कि पूनम आंटी ने जब मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक छोटा बेटा था, जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे, किसी न किसी से झगड़ा हो गया है। मैंने कहा, हाँ यह सब बातें तो मुझे याद है। मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक दिन पूनम आंटी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों की गंदी फोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि पूनम आंटी ने उसे देख लिया तो वह उनसे डरने की वजह पूनम आंटी को धमकियां देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को यह बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पूनम आंटी ने चाचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वह लड़का गुस्से से घर छोड़ दिया। एक दिन आंटी किसी काम से घर से बाहर गई थी। उसने पहले पति से उनकी एक जो बेटी थी उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ जाति कर ली। उनकी बेटी उस वक्त से ही पागल हो गई और वह लड़का तभी से फरार है। बेचारी पूनम आंटी बहुत रोती है। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे यह सब सुनकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में यह बातें निकल नहीं रही थी। फिर मैं अपने दोस्त के साथ पूनम आंटी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ। जवान बेटी को पागल होना उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मैं उनको कुछ दिन पहले ही देखी थी। वह इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई।
कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ आ गई। मेरा हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गया चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चली गई। मुझे पानी की प्यास लगी थी तो किचन में रखी पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिया अपने कमरे में आ ही रही थी कि मेरे देवर ननद के कमरे के सामने से होकर गुजर रही थी, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच तो मेरी ननद का कमरा था। मुझे कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ें इतनी धीमी थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी पर किसी रोती हुई लड़की की पक्की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरा देवर सोनू ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैं जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी कि गिलास गिर गया। मैंने कमरे में जाकर देखा तो झांक कर देखा तो मेरी ननद साक्षी बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वह मुझे देखकर घबरा गई हो। मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों हो, जाए अपने कमरे में, मेरे देवर सोनू ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज़ है। मैं मुंह से बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। बैठी ही थी कि मेरे पति का कॉल आ गया। मैंने कुछ देर उनसे बात करने के बाद भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपने दोस्त की बातें घूम रही थी। क्या सोच में ऐसा हो रहा था कि मेरी ननद और देवर भी कोई गंदी फ़ोटो या वीडियो तो नहीं देखते होंगे, तभी तो मुझे नहीं आने देते, वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे चुप कर देखा जाए। लेकिन यह तो इतना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? यह सब मेरा वहम है। लेकिन ऐसी बातें कोई बात न हुई तो इन दोनों की आदत ऐसी ही होगी, सबसे अलग रहने की। तभी वह दोनों मुझसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और इसलिए यह मुझे अपने साथ फिल्म नहीं दिखाते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठ चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यह सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। ड्यूटी से उनके आने पर मेरी आँख ही नहीं खुलती थी। मैंने अपने पति को चादर ओढ़ा दी और नहाने चली गई। नहा धोआ कर तैयार होकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया तो तब तक मेरे पति भी उठ गए थे। मैंने साथ ही दोनों के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे पर रखकर कमरे में आ गई और दोनों पति पत्नी नाश्ता कर रहे थे। लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो? तो मैंने सोचा इन्हें सारी बातें बता दूं, लेकिन यह सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनके भाई और बहन से कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी। मैं दिल ही में सोच रही थी और कुछ नहीं कर नाश्ता करने लगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुप कर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और ननद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा दी थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपने जेब से सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतज़ार कर ही रही थी कि क्या यह सब सच है या सिर्फ मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगे देखकर अपने ही सोच में पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था जैसे छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाज़ा और एक खिड़की नज़र आ रही थी।
उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिन सब की उम्र 5-6 साल से 14 साल तक की थी। उसमें लड़के लड़की दोनों थे और वह एक कमरे में पड़े हुए थे। यह सब देखने से मालूम हो रहा था जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़ कर रखा गया हो। इनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उसकी माँ बीमार है और वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और लड़की लगभग 14 साल की थी। उसकी आवाज़ से पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे से बाहर से आवाज़ सुनी तो इसी लड़की की थी। मैं तो यह सब देखकर दंग रह गई। मेरा देवर और ननद इतनी घटिया थे। वह इतना गिरा हुआ काम करते थे। लोगों के बच्चे पकड़कर कैद करते थे। मेरी ननद के पास किसी का फ़ोन आया और वह उनसे बातें करने लगी। शायद बच्चों को दूसरी जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चों को मुंबई से सप्लाई कर लेंगे ताकि दूसरे बच्चों को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों सो गए थे। मैं बिना आवाज़ के कमरे से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। वह सब देख कर मेरा दिमाग तो घूम गया। कुछ समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं क्या नहीं। मुझे यह सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुई कुछ देर बाद मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। फिर मैंने डरते डरते सारी बातें बता दी। पहले तो मेरे पति ने सबको झूठ लगा। उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उन्हें भी अपने रात वाले कमरे में लेकर छिप गई। वहाँ की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली। मेरे पति तो इसी वक्त उनके सामने आ गए और उन्हें अपने सामने देख मेरी ननद और देवर के होश उड़ गए, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे देवर सोनू ने मेरे पति को मारने के लिए एक लोहे का पाइप उठाया। वह पाइप वहां मौजूद बिजली के तार से लग गया। मेरी ननद साक्षी उसे बचाने के लिए दौड़ी तो उसे भी बिजली का ने पकड़ लिया और वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। हमने वह रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी और उन बच्चों को छुड़ा लिया और सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम दोनों दो बच्चे हैं और वह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया। उसकी वजह से मेरे देवर और नंद दोनों को की सज़ा भुगत चुके थे। इंसान कितने ही होशियार से गलत काम क्यों न कर ले, वह एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों को न जाने कितने माँ बाप की बुद्धि वाली थी जो आज तक इस हाल में थे। किसी ने सच ही कहा है कि जो बोओगे वही काटोगे। आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।